हम लोग भारत का संविधान पढ़ रहे थे, उसमें भारतीय संसदीय व्यवस्था पढ़ रहे थे। तो भारत में शासन जो होता है 3 प्रकार से होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो हम लोगों ने कार्यपालिका पढ़ा। 3 टाइप से होता है भारत का शासन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 होते हैं, जिसमें हम लोगों ने कार्यपालिका पढ़ा। कार्यपालिका में 2 टॉपिक्स पढ़े, एक संघ की कार्यपालिका, एक राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी पढ़ा। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री और महाधिवक्ता पढ़ा गया। ये 3 चीजें पढ़ ली गई हैं। अगला हम लोगों को पढ़ना है विधायिका, लेजिस्लेटिव कहते हैं जिसको। तो जो कार्यपालिका और विधायिका का संबंध है, विधायिका कानून बनाने का निर्माण करता है और कार्यपालिका उसको लागू करने का काम करता है। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये विधायिका है, ये क्या है, और इसका केंद्रीय भाग जो होता है वो कार्यपालिका होता है। इस विधायिका से ही कार्यपालिका बनता है, ठीक है। विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका बनते हैं। अब ये अगर विधायिका है तो इसका काम क्या है, विधि का निर्माण करना है। विधायिका काम क्या है, कानून बनाना है। लेकिन कानून बन जाने से क्या देश में सही हो जाएगा? नहीं, तो इस कानून को लागू कराने वाला कोई होना चाहिए। तो इस कानून को लागू कराने वाला कौन होता है? कार्यपालिका, जो कार्य करता है, फील्ड में जाके कार्य करता है, उसको लागू करवाता है, ठीक। तो हमने कौन लागू करवाता है, कैसे, इसमें कौन कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। अब हम विधायिका पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये विधायिका है, विधायिका में कार्यपालिका पहले से है, मतलब अगर यहाँ राष्ट्रपति है तो इसमें भी है। बात समझ रहे हैं? अगर इसमें विधायिका का ही एक पार्ट क्या है, कार्यपालिका है। अगर कार्यपालिका का सदस्य राष्ट्रपति है तो विधायिका का भी है, क्योंकि इसी से तो बना है ये। समझ रहे हैं? अगर कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है तो विधायिका में भी तो है, विधायिका का भी सदस्य है। क्यों? क्योंकि विधायिका जो भी कानून बनाएगी बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के वो कानून बनेगा नहीं। समझ रहे हैं? तो जब इसका एक भाग ये है और इसमें राष्ट्रपति है, तो इसके अंदर नहीं है राष्ट्रपति, है। मतलब ये हुआ कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों का सदस्य राष्ट्रपति होता है। मामला समझ में आया? तो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, ये कार्यपालिका हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है विधायिका, जिसको लेजिस्लेटिव कहते हैं। तो मान लीजिए ये पूरा विधायिका है। विधायिका कैसे होती है समझिएगा। विधायिका में होता है राष्ट्रपति होता है, फिर होता है राज्यसभा होती है, और फिर क्या होता है, लोकसभा होती है, ठीक। ये उच्च सदन कहते हैं इसको, इसको कहते हैं निम्न सदन। ये किसके पार्ट हैं? समझ में आ रहा है मामला? अब ध्यान दीजिएगा, विधायिका का सर्वोच्च पद का है, सबसे ऊपर कौन है, उसके बाद उच्च सदन है ना, इससे ऊंचा है उच्च सदन, ये नीचे है सबसे निम्न सदन हुआ। मामला समझ में आ रहा है? अब अगर हम देखें, इसको तो पढ़ा जा चुका है, ये पढ़ चुके हैं। इसका काम क्या है, इसको और इसको पढ़ना है। तो ये करते क्या है, तो ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। और ये जनता का प्रतिनिधित्व करता है। नहीं, विधानसभा तो जैसे ये केंद्र पे है, राष्ट्र में, वो राज्य में आ जाएगी ना विधानसभा, यहाँ नहीं होगी। केंद्र की बात कर रहे हैं, अभी हम संघ पढ़ रहे हैं, भारत पढ़ रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश आएंगे या राज्य किसी भी राज्य पे आएंगे, तब फिर वहां पे विधानमंडल आएगा। ये भी हम पढ़ रहे हैं विधायिका। मतलब समझ में आ रहा है? राष्ट्रपति और उच्च सदन किसको कहते हैं, राज्यसभा को। ये क्या करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। और ये लोकसभा, ये लोगों का, जनता का प्रतिनिधित्व करता है। कैसे काम करते हैं यही पढ़ना है, बड़ा टॉपिक है और संविधान की रीढ़ है। अगर ये समझ में आ गया, पूरा संविधान समझ लीजिए, आपको आने लगा।
अब समस्या ये है कि आवंटन कैसे हुआ है। तो लोकसभा में जो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो 20 लाख पे है, 20 लाख पे होता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें कितनी हैं? 31 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में 19, फिर तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल में 16, बिहार में 16, ऐसे सीटें क्रमबद्ध रूप से घटती चली गई। लेकिन मुद्दा ये समझना है यहाँ कि हमसे एक बच्चे ने पूछा कि सर जी, जो तमिलनाडु की सीट है वो तो 18 है और पश्चिम बंगाल की 16 है, लेकिन जनसंख्या तो पश्चिम बंगाल की ज्यादा है, जनसंख्या पश्चिम बंगाल की ज्यादा है, तो कैसे जनसंख्या के आधार पर ये व्यवस्थित हुआ है? समझ रहे हैं मामला कहाँ फंस रहा है? तब हमने उसको बताया नहीं, उस समय हमने कहा कि पहले ढंग से पढ़िए तब समझ में आएगा। हुआ क्या भाई कि आप दिमाग लगाइएगा कि ये जो जनसंख्या पे ये सीटें सिट हुई हैं कब की जनसंख्या है? 1971, उस समय वो ज्यादा था, उस समय तमिलनाडु में। अब नई जनसंख्या आएगी और काउंट होगी और नया परिसीमन, जनसंख्या से नहीं होता कुछ, जनसंख्या हो जाए उससे कोई फर्क नहीं, जनसंख्या के बाद जब नया परिसीमन आएगा उसके बाद सीटों का जब निर्धारण होगा तो जिन राज्यों में जनसंख्या ज्यादा है वहां की बढ़ जाएंगी। मामला समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगर ध्यान से देखिए तो ये क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो राज्य इसमें है, ये इसका निर्वाचन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा, और इसका प्रत्यक्ष होगा। इसका निर्वाचन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष मतलब जनता किसी को चुनेगी, वो जाके इनको चुनेगा, ठीक। और इसका प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष चुनाव होगा, मतलब जनता डायरेक्ट इनको चुनेगी। अब इसमें जनता कौन है? भाई जनता है कौन ना? तो जनता वह है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर। वयस्क का मतलब क्या होता है? 18 साल से ऊपर। सार्वभौमिक मतलब कोई भी मानव, वो सीधा हो, टेढ़ा हो, पूरा हो, आधा हो, विकलांग हो, आंख से गड़बड़ हो, पूरी शरीर डैमेज हो, लेकिन अगर वो जिंदा है तो वो मत देने का अधिकारी होगा, ठीक। सार्वभौमिक मतलब मताधिकार का मतलब हुआ मत देने का अधिकार है, ठीक। और एक नियम है कि कोई कैसे भी होगा, चाहे एक आदमी पूरा व्यवस्थित हो, तंदुरुस्त हो, मोटा हो, पतला हो, विकलांग हो, अच्छा हो, सबके मत का मूल्य बराबर होगा। किसी भी व्यक्ति के मत का मूल्य कम ज्यादा नहीं होगा। नहीं तो कोई कहे कि मैं मोटा हूं तो मुझे 1.5 वोट देना है, कोई पतला है तो उसको आधे वोट देना है, नहीं, सबके मत का मूल्य बराबर। या कोई बहुत तेज है, कोई पागल है, तो कहते हैं पागल का वोट नहीं होगा, नहीं, मत तो बराबर है सबका। समझ रहे? तो ये जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष में कौन? ठीक है, अब ये जनता द्वारा होता है। अब यहां ध्यान दीजिए कि ये अस्थाई सदन होता है, मतलब इसका कभी विघटन नहीं होगा, लेकिन ये अस्थाई होता है। इसका मतलब अगर किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है तो ये विघटित हो जाएगी, लेकिन ये कभी विघटित नहीं होती है। मामला समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, अब ये देख रहे हैं, पूरा समझ में आ रहा है। संसद में कौन कौन है यहां से देख के बताइए। राष्ट्रपति, राज्यसभा, और जिसमें राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को, ये जो ये है आर्टिकल नंबर 79 में, 79 में लिखा गया है एक संसद होगी। 79 में क्या लिखा है? एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा होंगे। समझ में आ रहा है? ये इस गोले के अंदर जो जो है वो होंगे। मामला समझ में आ रहा है? अनुच्छेद 69 के अंतर्गत लिखा गया है कि भारत की एक संसद होगी जिसमें कौन कौन है इसमें देश बताइए। राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा, ठीक। क्लियर हुआ इतना? 80 कहता है, 80 कहता है कि आर्टिकल 80 कहता है कि उच्च सदन को राज्यसभा कहोगे। राज्यसभा का वर्णन, संरचना, गठन, निर्वाचन कैसे होगा, बनेगा कैसे, सदस्य कितने होंगे, ये कहाँ है? 80 में। समझ में आ रहा है इतना? उच्च सदन हो गया। और 81 चले जाइएगा, आर्टिकल नंबर 81 में
तो वहां पे दिया गया है कि लोकसभा क्या है, निर्वाचित कैसे होगी, योग्यता क्या होनी चाहिए, काम क्या है, इन सब का वर्णन कहाँ दिया गया है, क्या से। तो ये पूरा मामला समझ में आ रहा है कैसे क्रमबद्ध रूप से सेट है? हा? इन दोनों का काम क्या है, विधेयक को पास करना। ये व्यक्ति इसमें बैठ नहीं सकता, इसमें बैठेगा नहीं, किसी भी कमेटी में शामिल नहीं होगा, लेकिन इसकी संयुक्त बैठक बुला सकता है, ठीक है, बैठक अभिभाषण कर सकता है, लेकिन इसमें बैठ नहीं सकता है राष्ट्रपति, न इसका सदस्य होता है, दोनों का सदस्य भी नहीं होता, उसका अलग से निर्वाचन होता है। मामला इतना समझ में आ रहा है? अस्थाई अस्थाई, अब इसको ध्यान से देखोगे कि होता क्या है। तो नॉर्मली इसका कार्यकाल क्या है, अस्थाई है, तो कार्यकाल का मतलब है नहीं है। हाँ, ये सदन अस्थाई है, इसके सदस्य अस्थाई नहीं है, मतलब नहीं समझ में। सदन जैसे है वो हमेशा वैसे रहेगा, इसमें जो व्यक्ति चुना जाएगा उसका कार्यकाल निश्चित है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। मतलब जैसे हम कहा चले गए राज्यसभा में, तो हम कितने दिन रहेंगे ये निश्चित है, राज्यसभा हमेशा रहेगी, राज्यसभा कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन हम कितना दिन रहेंगे ये निश्चित है कि हम 6 साल रह सकते हैं। कितने दिन रह सकते हैं, मतलब इसमें राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना है, 6 साल है, लेकिन राज्यसभा सदन का कार्यकाल अस्थायी है। मामला समझ में आया? नहीं तो पता ही नहीं चलता इसमें। अब तो जैसे कोई 6 साल के लिए नियुक्त हो गया, तो उसमें होता ही क्या है, ये है कि राज्यसभा का सदस्य 6 साल के लिए नियुक्त होता है, लेकिन हर 2 साल पे, 1 साल पे नहीं, 2 साल पे 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। कितने? 1/3। अब 1/3 रिटायर हुए, चुनाव कितने का होगा, 1/3 का ही होगा। कितने साल पे होगा, 2 साल पे रिटायर होगा, 2 साल पे होगा, समझ। इसमें क्या है, तो बहुमत खत्म, तो पूरा भंग, यही चला जाए, पूरा सदन में चला जाएगा। जो एक है, एक चीज है, जिसे राज्यसभा, इसको सदन बोलते हैं। देखिएगा शब्दों के प्रयोग देखिए, इसको भी सदन बोलते हैं, दोनों को अलग अलग सदन बोलते हैं, और दोनों को इकट्ठा विधायिका कहते हैं। संघीय विधायिका में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये 3 हो गए। अस्थायी सदन राज्यसभा है, राज्यों का प्रतिनिधित्व है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, ये संघ की विधायिका है, इसका भाग 5 में वर्णन है, अनुच्छेद 79 से 182 तक इसका वर्णन किया गया है। जैसे केंद्र पे विधायिका संघ की है, वैसे राज्यों पे राज्य की विधायिका होती है। राज्यों में सर्वोच्च कौन होता है, राज्यपाल। उसके बाद विधान परिषद होती है, इसको उच्च सदन कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि हर राज्यों में है नहीं, हर राज्यों में है नहीं, और ये विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन और उच्च सदन मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों को मिला के विधानमंडल कहा जाता है। विधानसभा और विधान परिषद को मिला दीजिए, कौन बनेगा, विधानमंडल। और ये दोनों जो मिलकर कानून बनाते हैं, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना वो कानून अधिनियम नहीं बन सकता, इसलिए राज्यपाल इसका अभिन्न अंग है। न इससे निर्वाचित होगा, न इसमें बैठक करेगा, लेकिन इसका अभिन्न अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि विधेयक पर बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के वो अधिनियम नहीं बन पाएगा। ये केंद्र की विधायिका थी, इसका संरचना था, समझ में आया। ये राज्य की विधायिका थी, तो केंद्र वाली हम पहले पढ़ रहे हैं, राज्य वाली इसके बाद पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब एक एक को उठाते हैं और चलते हैं। तो अनुच्छेद पहले 80 पे आते हैं, राज्यसभा पढ़ते हैं। तो राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80(3) में दी गई है। ठीक है, अब राज्यसभा की जो संरचना है 80(3) में, वो ये बताई गई है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य जो हैं वो 250 से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब 250 से कम ही होंगे। उसमें से जो 250 होते हैं, उसमें से 238 सदस्य राज्यों से चुनाव लड़के आते हैं। और चुनाव कैसा होगा, यहाँ देखिए, अप्रत्यक्ष होता है, मतलब जो विधायक लोग होते हैं, एमएलए लोग होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये निर्वाचित होते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब 238 सदस्य कहां से आ रहे हैं, राज्यों से। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किसको मनोनीत करता है, 4 क्षेत्र में जिनका विशेष योगदान है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में जिनका विशेष योगदान है, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। इतना समझ में आया। ये कितनी सीटें हो सकती हैं राज्यसभा में,
उसमें सबसे ज्यादा यूपी की है 31, उसके बाद महाराष्ट्र की 19, तमिलनाडु की 18, पश्चिम बंगाल, बिहार की 16 सीटें हैं। अब ये तो कितना हो सकता है, वर्तमान में है कितनी? तो वर्तमान में राज्यसभा की 245 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 245, जिसमें से 237 सीटें राज्यसभा द्वारा चुन के आए हैं और 12 मनोनीत हुए हैं। तो 233 राज्यसभा से निर्वाचित होके आ गए हैं और 12 मनोनीत हो गए हैं। ठीक है, ये राज्यसभा की संरचना बनती है, अनुच्छेद 83 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब निर्वाचन पे आ जाते हैं। इनका निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होगा? तो राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन, अगर इनका निर्वाचन देखिए तो जो केंद्र के सांसद होते हैं इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? एमपी, इन दोनों को। और जो राज्य में विधायक होते हैं या एमएलसी होते हैं उनको एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। तो जो राज्यसभा सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन जो होता है वो राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों के मनोनीत सदस्यों द्वारा होता है, दोनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। जो ये उच्च सदन की राज्यसभा है इसके सदस्य कैसे चुने जाएंगे? तो जो विधायक लोग होते हैं राज्यों के, विधायक और एमएलसी होते हैं जो चुनाव लड़के गए हैं, जो जिसको राज्यपाल ने मनोनीत नहीं किया, जैसे विधानसभा में 1 को मनोनीत करता है और विधान परिषद में 1/6 को, इन दोनों को हटा दीजिएगा, तब जितने लोग निर्वाचित हुए वो इनको, इन सदस्यों को चुनते हैं। समझ में आया? तो निर्वाचन कैसे होगा? ठीक है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, ठीक है, किनके द्वारा होता है? तो राज्य विधानमंडल, उसमें अगर जहां विधान परिषद नहीं है वहां पे विधानसभा हो जाएगा। ठीक, तो राज्य विधान मंडल ब्रैकेट में विधानसभा सदस्यों द्वारा। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है निर्वाचित? विधानसभा मतलब जो विधायक लोग होते हैं, जो एमएलसी लोग होते हैं, ये जाके इनका निर्वाचित करते हैं। हो गया इतना। अब अगला है कौन बन सकता है राज्यसभा सदस्य, क्या योग्यता होनी चाहिए? तो अर्हता। ठीक है, ये कहा था निर्वाचन, कहा था 84 में था, अनुच्छेद 84 में। अब राज्यसभा सदस्य की अर्हता, ये कहाँ है? 84 में। अनुच्छेद कहाँ है? तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला, भारत का नागरिक हो। आयु 30 वर्ष से कम ना हो, 30 वर्ष से, हाँ, वर्ष से कम ना हो। ठीक, फिर लाभ के पद पर विकृत मस्तिष्क, और अंतिम, संसद अगर और निर्धारित करती है तो। ये इतनी चीजें इनकी योग्यता होती है। ठीक है, अर्हताएं या योग्यताएं। हमने 3-4 चीजें पढ़ी। संघ की विधायिका क्या है, कहाँ है, कैसे होती है, उसमें राज्यसभा की संरचना हो गई, उसके बाद राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, उसके बाद राज्यसभा सदस्यों के कैसे निर्वाचित होते हैं ना। अब आते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी।
मिटा दें इसको, इसको मिटा दें। तो राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? हमने जब राज्यसभा पढ़ाया है तो वहां कहा है कि राज्यसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? तो वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले से, उपराष्ट्रपति के बारे में सारी जानकारी हो चुकी है। उसके बाद दूसरा उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में उपराष्ट्रपति नहीं कहते, राज्यसभा सभापति कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कौन होता है? राज्यसभा का सभापति, और हम लोग क्या कहते हैं? उपराष्ट्रपति बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है। ये दो अधिकारी हो गए, एक होता है सभापति, एक होता है उपसभापति, ठीक है। अब अगर इसको सभापति को देखा जाए तो ये होता है अनुच्छेद 89 में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? हाँ, आर्टिकल 89 कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति या सभापति होता है, पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा सदस्य नहीं होता ना, ये राज्यसभा से सदस्य नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये उपराष्ट्रपति, सभापति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। किंतु उपसभापति राज्यसभा सदस्य होता है। मामला समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इनको वेतन भत्ते कहां से दिए जाएंगे? सभापति, उपसभापति को वेतन भत्ते कहां से? तो कोई वेतन भत्ता कहां दिया जाता है? भारत के संचित निधि से। इनको कहां से वेतन दोगे? भारत की संचित निधि से। तो राष्ट्रपति पढ़े हो इसको, पद का इस्तेमाल उपसभापति को अगर त्यागपत्र देना है तो उपराष्ट्रपति को दे देगा, या इसका कार्यकाल समाप्त हो जाए तब उपसभापति का पद खत्म हो जाता है। हाँ, जैसे उपराष्ट्रपति पढ़े, ये सभापति की बात नहीं कर रहे हैं। सभापति आप पढ़े हो, इसको त्यागपत्र देना होगा किसको? राष्ट्रपति को देगा। लेकिन उपसभापति को अगर त्यागपत्र देना है किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, या इसका कार्यकाल समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा सदस्य है। हाँ, उप सभापति का कार्यकाल, ठीक है, तो 6 वर्ष समाप्त होने पर, क्यों? क्योंकि राज्यसभा सदस्य है, या उपराष्ट्रपति को इसको जानते क्यों बता रहे हैं? एक बार ऐसे प्रश्न पूछ दिया था हम लोग, उसको सभापति ध्यान न देकर उपसभापति पूछा था, हम लोग सभापति राष्ट्रपति मार दिए, उनको त्यागपत्र देगा।
सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, उपसभा के पद की बात कर रहा है। हो गया इतना, संरचना हो गया, योग्यता हो गई, पदाधिकारी हो गए ना। अब इनका काम क्या है, शक्ति क्या है इनकी? तो राज्यसभा की शक्तियां, 3 प्रकार की शक्तियां हैं भैया। ठीक, एक विधायी है, एक विशिष्ट है और अन्य है कुछ। तो सबसे महत्वपूर्ण विधायी और विशिष्ट है। तो पहली है विधायी शक्ति। विधायी मतलब जिसमें कानून बने। तो विधेयक भारत में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, सामान्य विधेयक होते हैं, एक संविधान संशोधन विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है। ठीक, तो सामान्य जो विधेयक होते हैं और संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों में लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्ति प्राप्त है। अगर लोकसभा ने कोई विधेयक भेजा और राज्यसभा ने उसे पारित नहीं किया तो वहीं पे विधेयक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति बराबर हो गई सामान्य विधेयक में। या गैर वित्तीय विधेयक जो है वही धन से संबंधित नहीं है, तो गैर वित्तीय विधेयक जितने भी हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति बराबर है। मतलब अगर लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा नहीं पारित करेगी तब भी खत्म, राज्यसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा नहीं पारित करेगा तब भी खत्म हो जाएगी। लेकिन धन विधेयक की बात जब आती है तब यहाँ पे राज्यसभा की शक्ति कम है लोकसभा से। क्यों? क्योंकि लोकसभा जब धन विधेयक राज्यसभा के पास भेजेगा तो राज्यसभा के पास केवल इतनी शक्ति है, 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन में पारित कर दिया तब तो ठीक, नहीं पारित किया तब भी पारित। तो यहाँ पे राज्यसभा की शक्ति कम हो जाती है ना। और संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां, तो 3 प्रकार की विधायी शक्ति है, 3 मतलब 3 प्रकार की कानूनी शक्ति है ना। तो पहला गैर 3 है, गैर वित्तीय मतलब धन से संबंधित ना हो, वित्तीय विधेयक पर राज्यसभा लोकसभा ऐसे बराबर लगा दे रहे हैं, समझ जाओगे। राज्यसभा लोकसभा की शक्तियां बराबर है, की शक्तियां बराबर है। अगर एक सदन असहमत हो जाएगा तो कानून विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक, या दोनों सदनों के सहमति से ही कानून बनेगा, दोनों सदनों के सहमति से ही कानून। 2 लाइन लिखना पड़ रहा है हमको, ऐसा करना था। गैर वित्तीय विधेयक आप लिख करके यही लगा लेते, संविधान संशोधन विधेयक, दोनों में बराबर सकती है, तो 1 लाइन पूरा लिखने से बच जाते। गैर वित्तीय विधेयक यही आप लिख करके संविधान संशोधन विधेयक लिख दिए, शेष पूरी लाइन वही रहेगी, दोनों में शक्तियां बराबर है ना। तो 1 लाइन बच जाएगा, आप यही आप लिख करके यही भर लीजिए, या संविधान संशोधन विधेयक कर दीजिए, इसी में शिफ्ट कर दीजिए तो 1 लाइन बच जाए। कम लिखना पड़ेगा, हमको समझने से मतलब। पहली शक्ति समझ में आ गई। दूसरी, धन विधेयक पर धन पर किसकी शक्ति ज्यादा है? लोकसभा की। धन विधेयक पर लोकसभा की शक्ति अधिक है। क्यों? क्योंकि 14 दिन मात्र, राज्यसभा क्या कर सकती है? मात्र 14 दिन रोक सकती है ना। ठीक, चलिए, धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्तियां सीमित है, ऐसा लिखे, राज्यसभा की शक्ति सीमित है। धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्ति लोकसभा की तुलना में सीमित है। ठीक, क्योंकि राज्यसभा 14 दिन के भीतर विधेयक पारित करे या न करे वो पास हो जाएगा। ठीक है, 14 दिन के भीतर अपने
विचार भेजने होते हैं। ठीक, ये कौन सी थी पहली? दूसरी विशिष्ट शक्ति। किसी भी टॉपिक में जब लिखने को आएगा राज्यसभा शक्तियां, तो ऐसे बांट के जब लिखोगे तब 150 शब्द हो जाएंगे, 125 शब्द या 200 शब्द बन जाएंगे। तो विशिष्ट शक्ति में पहला, ऐसी शक्ति जो केवल राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास है ये नहीं है, उस शक्ति को क्या कहते हैं? विशिष्ट शक्ति। ठीक है, ऐसे कानून बनाने की शक्तियां जो केवल और केवल राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है, उसको क्या कहते हैं? विशिष्ट शक्तियां। ऐसी दो शक्तियां हैं। ठीक है, ऐसी दो शक्तियां हैं। पहली शक्ति है अनुच्छेद 249 के तहत, अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत को विशेष बहुमत कहा जाता है, 2/3 बहुमत को विशेष बहुमत कहा जाता है, अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित कर दे। किसकी बात कर रहे हैं? राज्य सूची की विषय को राज्यसभा क्या कर दे? राष्ट्रीय हित का घोषित कर दे, तब उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका हो जाएगा? संसद का हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये राज्यसभा का विशिष्ट अधिकार है। मामला समझ में आ रहा है? अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा अगर किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित कर दे, तो कानून कौन बना सकता है? संसद। उसके पहले कानून नहीं बना सकता, तो संसद कानून है, ये राज्यसभा के का विशिष्ट अधिकार है। समझ में आया? अनुच्छेद 300 दूसरा शक्ति सुन लीजिए। अनुच्छेद 312 के तहत अगर राज्यसभा किसी सेवा को लोक सेवा घोषित करे, तब भी उस पर कानून, मतलब उस पद को सृजन करने का अधिकार किसके पास आ जाएगा? संसद के पास आएगा। ठीक है, मामला समझ में आया? जैसे भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, IAS, IPS, IFS, 3 सेवा प्रशासनिक सेवा। अगर चौथी बनाना है तो कौन बना सकता है? राज्यसभा। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के अनुच्छेद 312 के तहत। ये उसकी विशिष्ट शक्तियां हैं। ठीक, समझ में आया? तो पहली शक्ति है अनुच्छेद 249 के तहत क्या है? अगर राज्यसभा अपने विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को क्या करे? राष्ट्रीय हित का घोषित कर दे, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। मामला समझ में आया? दूसरी शक्ति है इसकी आर्टिकल 312 के तहत, राज्यसभा अगर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना चाहती है, तो केवल कौन कर सकती है? राज्यसभा। बहुमत से राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से, 2/3 को विशेष बहुमत कहते हैं। ठीक है, विशेष बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। समझ में आया? दोनों याद रहे। अनुच्छेद 249 तहत क्या है? राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को
राष्ट्रीय हित का घोषित कर दे तो उसका संसद कानून बना सकती है। ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर अखिल भारतीय सेवाओं का को सृजित करना है तो राज्यसभा को अपने विशेष बहुमत से इसको पारित करना होगा, तभी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हो सकता है। ठीक। अब अन्य शक्तियां, अन्य शक्तियों में और क्या क्या इसकी शक्तियां हैं, तो पहला एक छोटी छोटी, अगर आपातकाल मान लीजिए घोषित हुआ है और लोकसभा विघटित है, लोकसभा, तो आपातकाल का नियम है कि 1 माह के अंदर अनुमोदन हो जाना चाहिए। तो लोकसभा ये नहीं, अनुमोदन कौन करेगा? राज्यसभा। अगर आपातकाल की घोषणा हुई है और आपातकाल की घोषणा 1 माह के भीतर उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए, तो लोकसभा नहीं है तो कौन करेगा? राज्यसभा अनुमोदन करती है। ठीक है। दूसरा क्या फायदा है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं निर्वाचित वाले, ये राष्ट्रपति चुनाव भाग लेते हैं नहीं, तो इसकी खासियत है, मतलब राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। ठीक है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के। ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति को हटाने में कहा शुरू होता है मामला? राज्यसभा से, है ना, ये भी तो होता है। और जो महाभियोग लगता है उसमें राज्यसभा बराबर हिस्सेदारी है कि नहीं? ये 4-5 अन्य विशेषताएं हैं, इन्हीं को नोट कर लीजिए। आपातकाल की घोषणा के समय यदि लोकसभा विघटित है तो अनुमोदन 1 माह के अंदर होना चाहिए ना। हाँ। तो 1 माह के भीतर राज्यसभा से अनुमोदन हो जाना, अगर मान लीजिए ना हुआ तो, अगर ना हुआ तो अनुमोदन, तो आपातकाल समाप्त। अगर अनुमोदन ना हुआ तो फिर राज्यसभा के राष्ट्रपति में कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी नहीं। अरे पास कर देना, अनुमोदन सहमति दे दीजिए। निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल। दूसरा, राज्यसभा के सभी सदस्य, ध्यान दीजिएगा यहाँ, सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल। राष्ट्रपति वाले में केवल निर्वाचित, उपराष्ट्रपति वाले में सभी सदस्य। ठीक है। फिर उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां से आता है? राज्यसभा से आता है। और कुछ खासियत इसकी कितनी है? और है, हाँ, एक राष्ट्रपति पर महाभियोग, और किस पे? है? और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश तथा अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों, पद पे जो रहता है उसको पदाधिकारी कहते हैं, अन्य पदाधिकारियों को हटाने में, अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने में
ये थी भैया राज्यसभा की संरचना, उसके विशिष्ट कार्य, हाँ, योग्यता, निर्वाचन कैसे होता है, ये सारी चीजें इसमें थी। हाँ? ये हो गया ना, ये राज्यसभा था। अब अगला है ये उच्च सदन, हम लोगों ने पढ़ा। अब निम्न सदन, अभी बनता कैसे है ये सीख रहे हैं, ये सदन बनते कैसे हैं, इसके बाद इनके काम देखा जाएगा। अभी केवल सदनों की बनावट देखी जा रही है, ठीक।